वेलकम बैक टू दी चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 बितान बुक का पहला चैप्टर जिसका नाम है सिल्वर वेडिंग। चलिए बिना किसी देर के इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सिल्वर वेडिंग के लेखक मनोहर श्याम जोशी हैं। इस कहानी के जरिए उन्होंने दो पीढ़ियों के बीच अंतराल यानी जनरेशन गैप को बताया है। यानी ये कहानी दो पीढ़ियों पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के विचारों और जीने के तौर तरीके के अंतर को स्पष्ट करती है। यानी इस कहानी में हमें पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच में जो डिफरेंसेस है, जो अंतर है उनके विचारों में और उनके जीने के तौर तरीकों में, उसके बारे में पता चलेगा। इस कहानी के मुख्य पात्र यानी मेन कैरेक्टर यशोधर बाबू हैं, जो कि पुराने ख्यालात के व्यक्ति हैं, जो अपने परंपरागत मूल्यों, आदर्शों और अपने संस्कारों को जीवित रखना चाहते हैं। लेकिन उनके बच्चे नए ज़माने के हिसाब से जीने में विश्वास करते हैं। अब उनकी जो पत्नी है वो भी समय के साथ साथ अपने आप को बदलकर आधुनिक तौर तरीके अपना चुकी हैं। लेकिन यशोधर बाबू अपने आप को बदलने को राज़ी नहीं है और यही बात उनके और परिजनों के बीच टकराव की वजह बन जाती है। यशोधर पंत एक सरकारी दफ्तर में सेक्शन ऑफिसर के पद पर तैनात थे और दिल्ली के गोल मार्केट में रहते थे। वो पुरानी मान्यताओं और विचारधारा को मानने वाले सीधे साधे सरल व्यक्ति थे, मगर उनके परिवार के सभी सदस्य आधुनिक जीवन शैली अपना चुके थे। यहाँ तक कि उनकी पत्नी, जो कभी पूर्ण रूप से उन्हीं की तरह संस्कारी थी, अब उसने अपने बच्चों की मर्जी के अनुसार आधुनिक तौर तरीके अपना लिए थे। अब इसी की वजह से यशोधर बाबू का अपने परिवार वालों के साथ मतभेद चलता रहता था। यशोधर बाबू अपनी मॉडर्न पत्नी का सायनल बुढ़िया, चटाई का लहंगा, बुढ़ी मुंह मुहासे, लोग करे तमाशे कहकर मजाक बनाते रहते थे। यशोधर बाबू के 3 बेटे और एक बेटी थी। सबसे बड़ा बेटा भूषण 1500 रुपये प्रति माह यानी प्रति महीने के वेतन पर एक विज्ञापन कंपनी में काम करता था। दूसरा बेटा आईएएस की तैयारी कर रहा था और तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका जा चुका था। बेटी डॉक्टर की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहती थी, इसलिए वह विवाह के लिए तैयार नहीं थी। कहानी की शुरुआत करते हुए लेखक कहते हैं कि यशोधर बाबू अपने दफ्तर में बैठे हुए अपनी घड़ी की ओर देखते हैं, जो उस समय ठीक शाम के 5:25 बता रही थी। यानी उनकी घड़ी 5 मिनट स्लो थी। अपनी घड़ी को 5 मिनट सुस्त यानी लेट बताते हुए जैसे ही वो दफ्तर से घर जाने के लिए खड़े होते हैं, तो दफ्तर के एक कर्मचारी चड्ढा ने उनकी घड़ी पर व्यंग करते हुए यानी मजाक कसते हुए उनसे डिजिटल घड़ी लेने की बात की। अब उसकी बात का जवाब देते हुए यशोधर बाबू उसे बताते हैं कि ये घड़ी उन्हें उनकी शादी में उपहार में मिली थी, इसलिए उन्हें ये घड़ी बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। बातों बातों में उनके दफ्तर वालों ने यह पता लगा लिया कि उनकी शादी 6 फरवरी 1947 को हुई थी और आज उनकी सिल्वर वेडिंग यानी शादी की 25वीं सालगिरह है। वो यशोधर बाबू से पार्टी मांगने लगते हैं। यशोधर बाबू 30 रुपए उन्हें पार्टी के लिए देते हैं, मगर खुद उस पार्टी में शामिल होने के बजाय अपने घर को निकल पड़ते हैं। अचानक क्या होता है कि यशोधर बाबू को किशन दा दा यानी बड़ा भाई, अचानक यशोधर बाबू को किशन दा की याद आती है, जो ऑफिस में चाय पानी पीने, गप्पे लड़ाने को समय की बर्बादी मानते थे। अब जो यशोधर बाबू थे वो किशन दा की कही हुई बातों का अनुसरण किया करते थे, उनको ही अपना मार्गदर्शक और आदर्श मानते थे। अब जब यशोधर बाबू मैट्रिक पास करके दिल्ली आए थे, तो किशन दा ने ही उन्हें अपने घर में रहने के लिए जगह दिया था। अब उस समय सरकारी नौकरी करने के लिए यशोधर बाबू की उम्र कम थी, इसलिए जो किशन दा थे उन्होंने कुछ समय के लिए अपने घर में यशोधर बाबू को रसोइया बना दिया था और बाद में उन्हें अपने ही ऑफिस में नौकरी दिलवा दी।
यशोधर बाबू के जीवन और चरित्र निर्माण में किशन दा का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने किशन दा से ही ऑफिस में रहने और काम करने के तौर तरीके सीखे थे। किशन दा आजीवन अविवाहित रहे। उनका जीवन बहुत ही सरल और सादगी भरा था। वो धार्मिक परोपकारी व्यक्ति थे। वो अपने आदर्शों पर चलते थे और समाज सेवा का काम करते थे। वे सभी के मार्गदर्शक थे। वो पहाड़ यानी कुमाऊं उत्तराखंड से नौकरी के लिए आने वाले लोगों के रहने और खाने की व्यवस्था अपने घर में ही करते थे। उनकी नौकरी ढूंढने में मदद करते थे। वो अपनी सभ्यता और संस्कृति से प्रेम करते थे। यशोधर बाबू ने उनसे यह सब सीखा और उनका अपने जीवन में अनुसरण किया। यानी यशोधर बाबू ने ये सब कुछ उनसे ही सीखा था। अब यशोधर बाबू की एक निश्चित दिनचर्या थी, यानी टाइम टेबल था। वो पैदल ही घर से ऑफिस जाते और शाम को 5 बजे ऑफिस के बाद सबसे पहले बिंडला मंदिर जाते थे। फिर पार्क में बैठकर प्रवचन सुनते थे। उसके बाद सब्जी मंडी जाकर सब्जी खरीद कर पैदल ही घर पहुंचते थे। इस तरह 5 बजे ऑफिस से निकलकर 8 बजे के बाद ही वो अपने घर पहुंचते थे। हालांकि वो अब ऑफिस पैदल ही जाने लगे थे, लेकिन पहले साइकिल से जाते थे। उनके बच्चे अब बड़े हो चुके थे, जिन्हें उनका साइकिल से ऑफिस जाना पसंद नहीं था। स्कूटर उन्हें पसंद नहीं था और कार वो खरीद नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने पैदल ही जाना आना शुरू कर दिया था। आज भी वो रोज की तरह दफ्तर से पहले सीधे बिंडला मंदिर की तरफ जा रहे थे कि अचानक रास्ते में उनकी नज़र उस क्वार्टर पर पड़ी, यानी उस कमरे पर पड़ी जिसमें कभी किशन दा रहा करते थे। उस क्वार्टर को तोड़कर वहां 3 मंजिला मकान बना दिया गया था। उनके बच्चे भी चाहते थे कि वो भी अब अपने पद के अनुसार बड़ा मकान ले ले, लेकिन उनको वह जगह पसंद थी, इसलिए वो वहां से कहीं और नहीं जाना चाहते थे। यशोधर बाबू और उनके बच्चों के बीच अक्सर विचारों का टकराव चलता रहता था। ऐसे में वो कभी-कभी सोचते रहते थे कि काश वो किशन दा की तरह अविवाहित रहते और समाज सेवा में अपना जीवन लगा देते। लेकिन फिर उन्हें उनके रिटायरमेंट के बाद का समय याद आता है, जब किशन दा को किसी ने सहारा नहीं दिया और वो गांव चले गए, जहां उनकी 1 साल के बाद ही मृत्यु हो गई। तो इस तरह से यशोधर बाबू के मन के भीतर विचारों का टकराव चलता रहता था। अब यशोधर बाबू का मंदिर जाना, धार्मिक कार्यों में भाग लेना, प्रवचन सुनना, ये सब उनके परिवार वालों को पसंद नहीं था। उनके बच्चे अक्सर उनसे कहते थे कि अभी वो उतने बुढ़े नहीं हुए हैं कि मंदिर जाकर प्रवचन सुने। यशोधर बाबू मंदिर जाने के बाद प्रवचन सुनने तो बैठ गए, लेकिन आज उनका मन प्रवचन में बिल्कुल नहीं लग रहा था। उनके दिमाग में कई तरह के ख्याल आ रहे थे और जा रहे थे। इसलिए वो प्रवचन से उठकर सब्जी मंडी की तरफ निकल पड़े। तभी उनके दिमाग में ये ख्याल आता है, तभी उन्हें याद आता है कि उनके बेटे बाजार से सामान लाने के लिए नौकर रखने को कहते हैं, मगर खुद जाना पसंद नहीं करते हैं। उनका बड़ा बेटा तो उन्हें अपना वेतन तक नहीं देता है, अपने पैसों और अपनी मर्जी से घर का सामान खुद ही खरीद कर लाता है और फिर सबको उस सामान का रौब दिखाता है। अब सब्जी मंडी से सब्जी लेकर जब यशोधर बाबू घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा उनके घर के बाहर अपने बॉस को विदा कर रहा था और घर के बाकी लोग भी विदा ले रहे थे। घर में पार्टी चल रही थी। पहले तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन बाद में भूषण ने उन्हें शिकायत करते हुए बताया कि उनके घर में उनकी सिल्वर वेडिंग की पार्टी चल रही थी और वो ही इतनी देर से आ रहे हैं। अब ये सब सुनकर यशोधर बाबू को बहुत दुख हुआ, क्योंकि किसी ने भी उन्हें पार्टी के आयोजन के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। वैसे भी उन्हें पार्टी वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन बच्चों के बहुत आग्रह करने पर, यानी रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने केक तो काटा, लेकिन केक में अंडा होने से और संध्या पूजा का बहाना करके उन्होंने उसे खाया नहीं और वो वहां से उठकर संध्या पूजा करने चले गए और तब तक पूजा स्थल पर ही रहे जब तक सारे मेहमान घर से चले नहीं गए।
मेहमानों के चले जाने के बाद पत्नी के बुलाने पर जब वो बैठक में आए यानी ड्राइंग रूम में आए, तो उनके बड़े बेटे ने उन्हें ड्रेसिंग गाउन गिफ्ट किया और कहा कि वो उसे ही पहनकर कल से सुबह दूध लेने जाया करें। लेकिन यशोधर बाबू ये सोच रहे थे कि काश उनका बेटा उन्हें ड्रेसिंग गाउन देने के बजाय उनसे ये कहता कि कल से वह उनकी जगह दूध लेकर आया करेगा। सो दैट्स ऑल, यहीं पर हमारी जो कहानी है वो ख़त्म हो जाती है। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, और हाँ, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाए। और हाँ, आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और नोट्स के लिए आप लोग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।